नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। किसी भी जंग को खत्म करने का एक तरीका यह है कि अपने दुश्मन के नेता को ही मार दिया जाए, और यूक्रेन ने ठीक ऐसा ही करने की कोशिश की। 23 अप्रैल को यूक्रेन ने बारूद से लैस एक ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिस पर लगभग 17 किलो बारूद लदा हुआ था। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मार गिराने के इरादे से यूक्रेन ने UJ-22 ड्रोन को लॉन्च किया था, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला और वो ड्रोन मॉस्को से करीब 19 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्या यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की थी? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में यूक्रेन के युद्ध पर बहुत दूरगामी असर छोड़ेगा। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को मारने के लिए 17 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाना था। 23 अप्रैल को यूक्रेन के सबसे ताकतवर आत्मघाती ड्रोन को लॉन्च किया गया। उसका निशाना मॉस्को में ही हाल ही में बना रुडनेवो इंडस्ट्रियल पार्क था, क्योंकि यूक्रेन की जासूसी संस्था को यह खबर लग गई थी कि रविवार की दोपहर को व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचने वाले हैं। रूस के रणनीतिकारों को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि यूक्रेन का ड्रोन रूस की हवाई सीमा में दाखिल होने में कामयाब हो गया था और ये उड़ता हुआ करीब 500 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया। लेकिन हत्या की ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि आमतौर पर अमेरिकी और कनाडाई सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 17 किलोग्राम विस्फोटकों से लदा ये ड्रोन पूर्व दिशा में मॉस्को से करीब 19 किलोमीटर दूर पहुंचकर हादसे का शिकार हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या रविवार के दिन पुतिन ने रुडनेवो इंडस्ट्रियल पार्क की यात्रा की थी? इस बारे में कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। व्लादिमीर पुतिन की दिनचर्या को बहुत गुप्त रखा जाता है। 19 मार्च को उनकी मारियोपोल की यात्रा को अचानक हुई यात्रा बताया जाता है, जिसके बारे में ऐलान इस यात्रा के होने के बाद किया गया था। व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा से जुड़ा एक पहलू ये भी है कि उनकी सुरक्षा के लिए हमशक्लों का इस्तेमाल भी होता है। पश्चिमी मीडिया में इस तरह की खबरें भरी पड़ी हैं कि व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा के लिए हमशक्लों का बराबर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें या तो सुरक्षा कारणों से या फिर स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा चलने फिरने की मनाही होने की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खुद पुतिन ने इस बात का बार बार खंडन किया है कि वो हम शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ मैदान जंग में बीतते हर दूसरे दिन के साथ युद्ध की बाजी और मुश्किल होती जा रही है। 19 अप्रैल को क्रीमिया के सेवस्तोपोल में हुए इस ड्रोन हमले के बाद एक तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। हालांकि पिछली घटनाओं की तरह इस बार भी यूक्रेन ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली। करीब एक महीने की शांति के बाद रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल हमले फिर शुरू कर दिए हैं। कीव, उमन और दानिपुर जैसे शहरों पर 23 मिसाइलों की बरसात हुई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। मुझे लगा कि ये बहुत भारी हमला था। मुझ पर और मेरी पोती पर सब कुछ गिर पड़ा। खिड़की, ग्लास और जमीन, घर में जो भी कुछ था वो गिरने लगा। हमें कैसा लगा मुझे पता नहीं। मेरे पास घबराने का भी वक्त नहीं था। मैंने बच्ची को उठाया और उसे कॉरिडोर की तरफ फेंक दिया। इसके बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे पर ग्लास पड़ा हुआ है। 19 अप्रैल को यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की पहली खेप मिल गई। यूक्रेन के लोगों को लगता है कि इससे उनका आसमान पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। हमें भरोसा है और हम यूक्रेन की फौज की हवाई सुरक्षा पर यकीन करते हैं और हमें उम्मीद है कि अब ये दोबारा नहीं होगा। और हम जो यहाँ बैठे हैं, हम दुखी नहीं हैं। हम अपने देश के जज्बे का समर्थन करेंगे। हमें पता है कि हम अजेय हैं। यूक्रेन की जय हो। रूस के खिलाफ चर्चा में रहने वाला यूक्रेन की फौज का वसंत पलटवार अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन की हत्या की कोशिश वाली रिपोर्ट ने युद्ध का एक नया ही अध्याय शुरू कर दिया है। इसके बाद ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध का चेहरा किस तरह से बदलेगा। नेटो सैन्य गठबंधन में फिनलैंड के प्रवेश ने आर्कटिक के सुरक्षा ढांचे को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। हालांकि शुरुआती इच्छा के खिलाफ जाकर अब रशिया ने चाइना के साथ समुद्री सुरक्षा का एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया है और इसका मतलब यह है कि रशिया और चाइना अब आर्कटिक की बर्फीली जमीन पर नेटो की मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए साथ आ चुके हैं। आर्कटिक काउंसिल में 8 मुल्क शामिल हैं और जब स्वीडन भी नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाएगा तो आर्कटिक काउंसिल के 8 सदस्य देशों में से 7 देश
नेटो सैन्य गठबंधन के हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक आर्कटिक में नेटो सैन्य गठबंधन का सामना करने के लिए रशिया क्या योजना बना रहा है। आर्कटिक के लिए संघर्ष अपनी रफ्तार से जारी है। आर्कटिक दुनिया की सबसे ठंडी और सबसे मुश्किल वातावरण वाली जगह है, जहां पर करीब 40 लाख लोग ही रहते हैं। लेकिन अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आर्कटिक में दुनिया का 25% तेल, गैस और खनिज मौजूद है और आर्कटिक की पिघलती बर्फ ने इस इलाके की रणनीतिक सच्चाई को भी बदल दिया है। 8 देश ऐसे हैं जो आर्कटिक की सीमा से सटे हुए हैं या आर्कटिक जोन में आते हैं: रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। इनमें सबसे खास रूस है, जो आर्कटिक के बड़े इलाके तक फैला हुआ है। लेकिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से और अमेरिका की अगुवाई वाले फौजी गठजोड़ में स्वीडन के भी शामिल होने की बेताबी को देखते हुए कहा जा सकता है कि आर्कटिक की बर्फ नेटो के बर्फीले मुकुट में बदल सकती है। लिहाजा सवाल ये है कि रूस इस हालात का मुकाबला कैसे करेगा। जवाब एक ऐसे मुल्क को साथ लाने में छिपा है जो अपनी आर्थिक और फौजी ताकत से नेटो की फायदेमंद स्थिति को कमजोर बना सकता है। चीन आर्कटिक सर्कल से करीब 1400 किलोमीटर दूर है, लेकिन चीन खुद को आर्कटिक के करीब का मुल्क कहलाना पसंद करता है। 2030 तक बड़ी ध्रुवीय ताकत बनना उसका घोषित लक्ष्य है। 25 अप्रैल को आर्कटिक सर्कल में फिनलैंड की सीमा के पास के रूसी शहर मुर्मांस्क में रूस और चीन ने आर्कटिक के लिए समुद्री कानून लागू करने वाले समझौते पर दस्तखत किए। इस मौके पर चीन ने आर्कटिक में कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए $90 अरब का निवेश किया। रूस नेटो को रोकने के लिए भारत, ईरान और सऊदी अरब जैसे गैर आर्कटिक मुल्कों को भी आर्कटिक में कारोबारी मौजूदगी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले एक दशक में रूस ने आर्कटिक में अपनी रक्षा क्षमताओं को आक्रामक ढंग से बेतहाशा बढ़ाया है। रूस का तटीय इलाका आर्कटिक समुद्र के 53% हिस्से में फैला हुआ है और इसी जगह पर रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के जखीरे को तैयार कर रखा है। पिछले कुछ सालों में रूस ने सोवियत दौर में बंद हो चुकी करीब 50 फौजी चौकियों को दोबारा खोल दिया है। उसने 13 एयरबेस, 10 रडार स्टेशन और 20 सरहदी चौकियों की दोबारा मरम्मत कर दी है। आर्कटिक ब्रिगेड में रूस की स्पेशल फोर्सेस भी शामिल हैं, जिन्हें युद्ध अभ्यास और फौजी ड्रिल के लिए तैनात किया जाता है। 2017 में रूस ने आर्कटिक ट्रेफॉल कहे जाने वाले फ्रांज जोसेफ लैंड आइलैंड पर एक अत्याधुनिक फौजी ठिकाने की शुरुआत की। ये उत्तरी इलाके में रूस की सबसे दूर की फौजी चौकी है और कोटेलनी के बाद इस तरह की दूसरी ऐसी चौकी है जहां पर अब आधुनिक बनाया जा चुका नागुर्सिक्योव एयरबेस भी है, जो रूस को हवा, समंदर और जमीन पर लड़ने की ताकत देता है। आर्कटिक में रूसी ताकत के जोर दिखाने के मामले में कोला प्रायद्वीप की स्थिति केंद्र बिंदु की तरह है। यही वो जगह है जहाँ पर अनुमान है कि रूस ने अपने सबसे ज्यादा परमाणु अस्त्र रखे हुए हैं। कोला प्रायद्वीप में गडजिएवो पनडुब्बी बेस है, जिसे अब और विस्तार दिया गया है। इसके पास ही प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम है, जहां रूस के नए हथियारों का परीक्षण किया जाता है। रूस के आर्कटिक इलाके में नोवाया ज़ेलम्या टापू है, जहां पर रोगोचेवो एयरबेस है। वहां पर अतिरिक्त रडार सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उपकरण भी बनाए गए हैं। 2019 में रोगोचेवो में S-400 एयर डिफेंस मिसाइलें भी तैनात की गई थी। मध्य पूर्व रूस के तिक्सी एयरबेस का भी विस्तार किया गया है, जहाँ पर कुल मिलाकर 11 नए निर्माण किए जा चुके हैं। यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया जाएगा। इसके साथ रेडियो टेक्निकल रेजिमेंट भी होगी। साइबेरिया के सबसे बड़े टापू कोटेली में अत्याधुनिक ट्रेफॉल फौजी ठिकाना भी है, जहाँ पर सोपका 2 रडार और मिसाइल लॉन्च व्हीकल तैनात हैं। रूस आर्कटिक को अपने भविष्य के तौर पर देखता है। उसने यहाँ पर आर्कटिक में मौजूद सभी नेटो मुल्कों की कुल फौज ताकत से ज्यादा फौजी संसाधन तैनात किए हैं और अब चीन से हाथ मिलाने के बाद रूस नेटो को आर्कटिक सर्कल से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। सूडान में गृह युद्ध ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रख दिया है। एक तरफ विदेशी मीडिया का ध्यान 2 जनरलों के बीच जारी वर्चस्व की जंग के बीच में फंस गए डिप्लोमेट्स और विदेशी नागरिकों पर है, वहीं दूसरी तरफ सूडान के आम लोगों की सुध लेने वाले बहुत कम लोग हैं। गौरतलब है कि गृह युद्ध, जातीय और सामाजिक संघर्ष सूडान के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा दौर पहले के संघर्षों से अलग है, जिसने देश को दशकों से जकड़ रखा है। दूसरी तरफ आरएसएफ कोई विद्रोही गुट नहीं है,
ये सरकार द्वारा बनाया गया एक अर्धसैनिक बल है। तो सवाल यह है कि इस संघर्ष ने सूडान के आम लोगों के जीवन पर कैसा असर डाला है। हमारी अगली रिपोर्ट आपको इसी का विवरण देती है। सूडान में सेना और ताकतवर अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच दूसरे हफ्ते भी जंग जारी है। 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद से ही शांति समझौता करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4000 लोग जख्मी हो गए। हताहतों की संख्या बढ़ने और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। अस्पतालों पर भी बम बरसाए गए और 2/3 से ज्यादा अस्पताल बंद हो चुके हैं। बार बार तोड़े गए 3 दिन के युद्ध विराम के आखिरी घंटों में सऊदी अरब और अमेरिका के दबाव में सेना और आरएसएफ इसे 72 घंटे और बढ़ाने के लिए राजी हो गए। First, we are very actively working to extend the पहली बात यह कि हम लोग युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। अब 72 घंटे का युद्ध विराम है, जो बार बार तोड़े जाने वाले ज्यादातर युद्ध विराम की तरह ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इससे हिंसा घटी है और उसने सूडान के लोगों के लिए हालात बेहतर किए हैं। इसने मानवीय सहायता को उपलब्ध कराने में भी मदद की है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर संभव हो तो ये और बढ़ जाए। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। ज्यादा अहम बात यह है कि विदेशी प्रतिनिधि युद्ध विराम के बाद संघर्ष घटाने के प्लान के लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे 20 अप्रैल को शांति स्थापना की योजना के तहत बनाया गया था। हालांकि हिंसा अब राजधानी खार्तूम तक ही नहीं सीमित है, बाकी इलाकों में भी फैलने लगी है। इससे युद्ध से तबाह पश्चिमी इलाका दारफुर खासतौर से प्रभावित है। दारफुर में करीब 50,000 कुपोषित बच्चों के लिए पहुंचाए जाने वाले भोजन की सप्लाई बाधित हो गई है। आम लोग दारफुर और दूसरे इलाकों में अपने घरों में ही फंसे हुए हैं। उन्हें खाने, पीने के पानी और बिजली की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है, जिनके लिए भी संभव है। और जो लोग अपनी जीवन का खतरा झेलने को तैयार हैं, वो मुल्क से भागने के लिए सफर कर रहे हैं। बेघर और बेचैन ये लोग अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन इस अराजकता के लिए जिम्मेदार आपस में लड़ रहे जनरलों से पूछने के लिए इनके पास सवाल जरूर है। मैं बुरहान और हेमेती दोनों से युद्ध खत्म करने के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि सूडान के लोग परेशानी झेल रहे हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोनों समझौता करने के लिए साथ बैठें और अपने मुद्दे सुलझाएं, क्योंकि ये सूडानी लोगों की नहीं, आपकी अपनी लड़ाई है। ईश्वर इस जिंदगी में और ऊपर आपके कर्मों का हिसाब करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि अगर संघर्ष चलता रहा तो 2,70,000 लोग सूडान से भाग सकते हैं। जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से सूडान के 16,000 लोग सीमा पार करके मिस्र भाग चुके हैं। उनके अलावा भागने वालों में 50 अलग अलग मुल्कों के 2,000 लोग हैं। करीब 20,000 लोग भागकर चाड में शरण ले चुके हैं। 4,000 लोग दक्षिण सूडान चले गए। 3,500 लोग इथोपिया पहुंचकर शरणार्थी बन गए हैं, जबकि 3,000 लोग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चले गए हैं। एक ऐसा युद्ध जहां युद्धरत पक्षों ने युद्ध के अघोषित नियम और परंपरा की परवाह नहीं की है, वहां पर भविष्य अंधेरे में दिखाई देने लगा है। 24 अप्रैल को एक पाकिस्तानी पुलिस थाने में हुए 2 शक्तिशाली धमाकों में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। मरने वालों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसने सवात घाटी के कबाल कस्बे में आतंक विरोधी विभाग को तहस नहस कर रख दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुरू में इन विस्फोटों को आत्मघाती हमला बताया, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि विस्फोट किस तरह का था, इसकी अभी जांच हो रही है। अभी तक किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हाल के महीनों में लगातार हो रहे ऐसे हमलों के लिए पाकिस्तानी तालिबान जिम्मेदार रहा है। उसने खास तौर से पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बनाया है। हमारी अगली रिपोर्ट पाकिस्तान के इन्हीं हालात की पड़ताल करती है। सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की उत्तर पश्चिमी स्वात घाटी 2 विस्फोटों से दहल उठी। ये घटना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन के अंदर हुई। इन विस्फोटों में न सिर्फ पुलिस थाना पूरी तरह से उड़ा दिया गया, बल्कि इसके असर से आसपास की इमारतें भी ध्वस्त हो गईं। आसपास के मकान, एक मस्जिद और एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गए।
इसके बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने और घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाने के लिए सुरक्षा बल और बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचे। जिले के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई। यहाँ पे 16 शहादतें कंफर्म हुई हैं और 50 से ज़्यादा इंजर्ड है। जो ब्लास्ट है वो सीटीडी के पुराने थाने में हुआ है और फर्स्ट फ्लोर जो उसका माल खाना था जिसमें वो गोला बारूद जो अभी मुख्तलिफ अदालतों में एग्जिबिट था वो पड़ा हुआ था, जिसमें जाहिर सी बात है माइंस भी थीं, आरपीजीज भी थीं और बाकी मुख्तलिफ चीज़ें थीं। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पाकिस्तान में इस तरह के हमलों की संख्या काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान से जुड़े उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को निशाना बनाकर हो रहे ये हमले अफगानिस्तान के इलाकों से संचालित किए जा रहे हैं। इन हमलों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान संदिग्ध है, जिसका गठन 2007 में हुआ था, जब पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे थे। फिर 9/11 के बाद ये अलग हो गए, जब पाकिस्तान ने अमेरिकी आक्रमण में उनको समर्थन दिया। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। स्वात घाटी कभी इस्लामिक आतंकियों का गढ़ हुआ करती थी, जिन्होंने वहां सख्त शरिया कानून लागू किया था। जब मुझे कल रात के विस्फोट के बारे में पता चला तो मैं बहुत ही दुखी हुआ और कुछ अन्य लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा। हमने रक्तदान किया, चिकित्सा अधिकारियों से बात की और घायलों को देखने गए। हर कोई सदमे में है, सदमे की स्थिति है। मिंगोरा सैदू कस्बे के निवासियों ने महान बलिदान दिया है। अस्पताल रक्तदान करने के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। बाद में पाकिस्तानी सेना ने 2009 में उन्हें बाहर निकाल दिया और सामान्य स्थिति बहाल कर दी, लेकिन हाल के दिनों में आतंकवादी हमलों में अब वहां की स्थिति को सामान्य दिनों से कोसों दूर कर दिया है। पिछले साल नवंबर में जब से टीटीपी और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समाप्त हो गया है, तब से उग्रवाद बहुत बढ़ गया है। इस साल की शुरुआत से बड़े पुलिस ठिकानों पर हुए 2 बड़े हमलों का जिम्मेदार टीटीपी को माना जा रहा है। जनवरी में पेशावर में एक पुलिस परिसर के अंदर एक मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती हमले में 80 से अधिक पुलिस वाले मारे गए थे। अगले ही महीने टीटीपी के एक आत्मघाती दस्ते ने कराची के दक्षिणी बंदरगाह शहर में एक पुलिस परिसर पर धावा बोल दिया। करीब 1 घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोग मारे गए। टीटीपी के द्वारा लगातार हो रहे हमलों से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की छवि धूमिल हो रही है और उनका मनोबल टूट रहा है। 24 अप्रैल को हैती में एक गिरोह के 13 संदिग्ध सदस्यों को भीड़ ने पीट कर मार डाला और उन्हें जला दिया। ये हैती के हाल के इतिहास में कानून अपने हाथ में लेने वाली भीड़ द्वारा अंजाम दी गई सबसे भीषण हिंसा थी। बाद में उसी दिन उस गिरोह के 6 और सदस्यों को कथित तौर पर पुलिस ने मार डाला और फिर स्थानीय लोगों ने उन्हें जला दिया। जुलाई 2021 में पूर्व राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या के बाद से हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले सोमवार को हैती के हालात की तुलना युद्ध से जूझ रहे देशों के हालात से की। हमारी अगली रिपोर्ट इसी की पड़ताल कर रही है। हैती के पोर्ट ओ प्रिंस महानगरीय क्षेत्र के लगभग 80% हिस्से को अब आपराधिक गिरोह नियंत्रित करते हैं। यहाँ करीब 200 गिरोह खुलेआम सक्रिय हैं। पुलिस और आपराधिक गिरोह के लोगों के बीच गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं। इस गोलीबारी का खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ता है। प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच खूनी संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों विस्थापित हो गए हैं। पिछले सोमवार को अतिक्रमण करने वाले गिरोहों ने हैती की राजधानी के पहाड़ी उपनगरों को निशाना बनाया, लेकिन उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने रात 2 बजे पहाड़ियों की चोटी से यहाँ पर हमला किया। हर तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी और उन्होंने इलाके को घेर लिया। महिलाओं और बच्चों को पता नहीं था कि कहाँ जाना है, इसलिए हमने अपने चाकू निकाल लिए और पत्थर फेंके और वो तितर बितर हो गए। पुलिस उन्हें रास्ते में मिली। उसी दिन नेशनल पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारियों ने एक मिनी बस को रोक दिया और तस्करी के शक में उसकी तलाशी ली और उसमें सवार संदिग्धों के हथियारों को जब्त कर लिया। इसके तुरंत बाद कानून हाथ में लेने वालों की हिंसा की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक भीड़ संदिग्ध गैंगस्टरों को पुलिस से दूर ले गई। उन्हें पीटा गया और उन पर पथराव किया गया। उन पर टायर डालने से पहले पेट्रोल डालने के बाद जलाकर मार डाला गया।
माना जाता है कि संदिग्ध क्रेज बैरी गिरोह के सदस्य हैं, जिसका मतलब ब्रेकिंग बैरियर है। उनका नेतृत्व विटेल होमे इनोसेंट कर रहा है, जो अक्टूबर 2021 में 17 अमेरिकी मिशनरियों का अपहरण करने का आरोपी है। उसका नाम पूर्व राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या से भी जुड़ा है। स्थानीय निवासी इन गिरोहों से लड़ने के लिए एकजुट हो गए हैं और अब उन्होंने गिरोहों के आतंक को और न सहने की ठान ली है। अगर गिरोह हम पर आक्रमण करने आते हैं तो हम अपना बचाव करेंगे। हमारे पास अपने हथियार हैं, हमारे पास चाकू हैं, हम उनके हथियार ले लेंगे। हम भागेंगे नहीं। जो माताएं अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहती हैं, वो उन्हें कहीं और भेज सकती हैं। दर्जनों परिवारों ने हिंसा के चक्रव्यूह में फंसे अपने मोहल्लों को छोड़ दिया है। हैती में रिपोर्ट की गई हत्याओं की संख्या हाल के महीनों में 21% बढ़ी है, जो 2022 की अंतिम तिमाही में 673 से बढ़कर इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच 815 हो गई। रिपोर्ट किए गए अपहरण की संख्या 63% बढ़कर 391 से 637 हो गई। इस तरह के बढ़ते आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। 14 और 19 अप्रैल के बीच प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच हुई झड़पों में लगभग 70 लोग मारे गए, जिनमें 18 महिलाएं और कम से कम 2 बच्चे शामिल हैं। ऐसे समय में जब कोई भी देश व्यवस्था बहाल करने के लिए हैती की पुलिस की मदद के लिए आगे नहीं आया है, भीड़ की हिंसा में आया ये अचानक उछाल स्थिति को और खराब ही करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो वास्तव में आपराधिक गिरोहों द्वारा चलाया जाता है। तो ये था हमारा आज का शो। हमारा शो आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Zee News.